अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज के नियमित रूप से 2 एपिसोड आपके सामने आएं, तो कृपया ढेर सारे लाइक, शेयर और कमेंट्स के साथ हमारा हौसला बढ़ाएं। साथ ही इस सीरीज के व्यूज बढ़ाने में हमारा पूरा साथ दें, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे मिस्टर करोड़पति वॉरियर को जबरदस्त समर्थन देते हैं। अगर इस सीरीज को भी आपका वही प्यार, उत्साह और सपोर्ट मिला तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर दिन इसके 2 रोमांचक एपिसोड आपके लिए लाएं। आपका हर सहयोग हमारे लिए अनमोल है और हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 156। शिवम टैक्सी में लेटा हुआ था। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। थोड़ी देर पहले उसने अपनी सारी ताकत लगाकर टैक्सी में चढ़ने की कोशिश की थी। काश मैं उसे मार पाता। शिवम की आंखें ठंडी थीं। शिवम कभी भी उन लोगों को बख्शता नहीं था जो उसकी जान लेने की कोशिश करते थे, वरना वो कभी भी वापसी कर सकते थे। उसने सचमुच नहीं सोचा था कि सेंटली बॉडी टेक्निक की खपत इतनी ज्यादा होगी। शिवम ने मन ही मन सोचा कि भविष्य में इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। आखिरकार गाड़ी होटल पहुंच गई। लंबे सफर के बाद भी शिवम की ताकत वापस नहीं आई थी। मजबूरी में शिवम को टैक्सी ड्राइवर से मदद मांगनी पड़ी कि उसे बिस्तर तक ले जाए। बिस्तर पर लेटे हुए शिवम को थोड़ी चिंता होने लगी। पता नहीं कल तक रिकवर कर पाऊंगा या नहीं, शिवम ने उदास आवाज में कहा। कल मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, अगर वो रिकवर नहीं कर पाया तो सचमुच मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ सांता घर पहुंचने के बाद गहरी सोच में डूब गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स इतने बड़े अंतर के बावजूद उसे कैसे हरा सकता है। इस पल में सांता के मन में थोड़ा विरोधाभास था। उसे अच्छे से पता था कि शिवम ने सेंटली बॉडी टेक्निक से उसे हराया था। अगर उसने सेंटली बॉडी टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले शिवम को मारने की कोशिश की होती तो शिवम को कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो, अगर वो शिवम को नहीं मार पाया तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाएगी। काफी सोचने के बाद सांता ने फैसला किया कि वो रिस्क नहीं लेगा। कितना अफसोस है, सांता ने गैनोडर्मा के साथ खेलते हुए थोड़ा उदास होकर कहा। उसे ये गैनोडर्मा बड़ी मुश्किल से मिला था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इसे वापस करना पड़ेगा। इसी दौरान मिस्टर लल्लन को नाथ परिवार के घर ले जाया गया। मिस्टर लल्लन का चेहरा उदास था और उनका दिल चिंता से भरा हुआ था। यंग मास्टर जॉर्डी, क्या शिवम ठीक होगा? मिस्टर लल्लन ने जॉर्डी की तरफ देखकर पूछा। जॉर्डी ने मुंह खोला लेकिन कुछ कहा नहीं। हालांकि उनके चेहरे के हाव भाव ने उनके विचार जाहिर कर दिए। एक इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स का सांता के हाथों से बचना नामुमकिन है। जॉर्डी ने आखिर में आह भरी। क्या तुम कोई रास्ता सोच सकते हो उसे बचाने का? मिस्टर लल्लन ने पूछा। जॉर्डी ने सिर हिलाया और कहा, सांता एक पुराना इन स्ट्रेंथ पास मास्टर है। नाथ परिवार भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर लल्लन अचानक उदास हो गए। वो बिस्तर पर लेट गए, उनके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। मिस्टर लल्लन, जल्दी आराम करो, जॉर्डी ने मिस्टर लल्लन को सिर हिलाकर कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गए। मिस्टर लल्लन को नींद कैसे आ सकती थी? वो बिस्तर पर चिंता में डूबे लेटे रहे। अगली सुबह मेडिकल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत थी। जॉर्डी ने मिस्टर लल्लन के लिए नाश्ता तैयार किया, लेकिन मिस्टर लल्लन इतने परेशान थे कि कुछ खा ही नहीं पाए। मिस्टर लल्लन, क्या हुआ? जॉर्डी ने बेतकल्लुफी से पूछा। मिस्टर लल्लन ने अचानक अपने हाथ की चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, खड़े हुए और बोले, यंग मास्टर जॉर्डी, क्या तुम मुझे मेडिकल कॉन्फ्रेंस के वेन्यू तक छोड़ सकते हो? जॉर्डी ठिठक गए और भौहें सिकुड़ते हुए बोले, मेडिकल कॉन्फ्रेंस? मिस्टर लल्लन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, असल में मिस्टर शिवम को हिस्सा लेना था। अब जब मिस्टर शिवम के साथ हादसा हो गया तो मैं उनकी जगह हिस्सा लूंगा। जॉर्डी थोड़ा सिस्टम। शिवम टैक्सी में लेटा हुआ था। उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। थोड़ी देर पहले उसने अपनी सारी ताकत लगाकर टैक्सी में चढ़ने की कोशिश की थी। काश मैं उसे मार पाता। शिवम की आंखें ठंडी थीं। शिवम कभी भी उन लोगों को बख्शता नहीं था जो उसकी जान लेने की कोशिश करते थे, वरना वो कभी भी वापसी कर सकते थे। उसने सचमुच नहीं सोचा था कि सेंटली बॉडी टेक्निक की खपत इतनी ज्यादा होगी। शिवम ने मन ही मन सोचा कि भविष्य में इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। आखिरकार गाड़ी होटल पहुंच गई। लंबे सफर के बाद भी शिवम की ताकत वापस नहीं आई थी। मजबूरी में शिवम को टैक्सी ड्राइवर से मदद मांगनी पड़ी कि उसे बिस्तर तक ले जाए। बिस्तर पर लेटे हुए शिवम को थोड़ी चिंता होने लगी। पता नहीं कल तक रिकवर कर पाऊंगा या नहीं, शिवम ने उदास आवाज में कहा। कल मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, अगर वो रिकवर नहीं कर पाया तो सचमुच मुश्किल हो जाएगी।
दूसरी तरफ सांता घर पहुंचने के बाद गहरी सोच में डूब गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स इतने बड़े अंतर के बावजूद उसे कैसे हरा सकता है। इस पल में सांता के मन में थोड़ा विरोधाभास था। उसे अच्छे से पता था कि शिवम ने सेंटली बॉडी टेक्निक से उसे हराया था। अगर उसने सेंटली बॉडी टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले शिवम को मारने की कोशिश की होती तो शिवम को कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो अगर वो शिवम को नहीं मार पाया तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाएगी। काफी सोचने के बाद सांता ने फैसला किया कि वो रिस्क नहीं लेगा। कितना अफसोस है, सांता ने गैनोडर्मा के साथ खेलते हुए थोड़ा उदास होकर कहा। उसे ये गैनोडर्मा बड़ी मुश्किल से मिला था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इसे वापस करना पड़ेगा। इसी दौरान मिस्टर लल्लन को नाथ परिवार के घर ले जाया गया। मिस्टर लल्लन का चेहरा उदास था और उनका दिल चिंता से भरा हुआ था। यंग मास्टर जॉर्डी, क्या शिवम ठीक होगा? मिस्टर लल्लन ने जॉर्डी की तरफ देखकर पूछा। जॉर्डी ने मुंह खोला लेकिन कुछ कहा नहीं। हालांकि उनके चेहरे के हाव भाव ने उनके विचार जाहिर कर दिए। एक स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स का सांता के हाथों से बचना नामुमकिन है। जॉर्डी ने आखिर में आह भरी। क्या तुम कोई रास्ता सोच सकते हो उसे बचाने का? मिस्टर लल्लन ने पूछा। जॉर्डी ने सिर हिलाया और कहा, सांता एक पुराना स्ट्रेंथ पास मास्टर है। नाथ परिवार भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर लल्लन अचानक उदास हो गए। वो बिस्तर पर लेट गए, उनके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। मिस्टर लल्लन, जल्दी आराम करो, जॉर्डी ने मिस्टर लल्लन को सिर हिलाकर कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गए। मिस्टर लल्लन को नींद कैसे आ सकती थी? वो बिस्तर पर चिंता में डूबे लेटे रहे। अगली सुबह मेडिकल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत थी। जॉर्डी ने मिस्टर लल्लन के लिए नाश्ता तैयार किया, लेकिन मिस्टर लल्लन इतने परेशान थे कि कुछ खा ही नहीं पाए। मिस्टर लल्लन, क्या हुआ? जॉर्डी ने बेतकल्लुफी से पूछा। मिस्टर लल्लन ने अचानक अपने हाथ की चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, खड़े हुए और बोले, यंग मास्टर जॉर्डी, क्या तुम मुझे मेडिकल कॉन्फ्रेंस के वेन्यू तक छोड़ सकते हो? जॉर्डी ठिठक गए और भौहें सिकुड़ते हुए बोले, मेडिकल कॉन्फ्रेंस? मिस्टर लल्लन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, असल में मिस्टर शिवम को हिस्सा लेना था। अब जब मिस्टर शिवम के साथ हादसा हो गया तो मैं उनकी जगह हिस्सा लूंगा। जॉर्डी चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। पहले खाना खत्म करो। खाने के बाद जॉर्डी ने खुद मिस्टर लल्लन को मेडिकल कॉन्फ्रेंस के वेन्यू तक पहुंचाया। उस समय सारे प्रतियोगी पहले से ही वहां पहुंच चुके थे और सिद्धार्थ जज की सीट पर गर्व के साथ बैठा हुआ था। मिस्टर लल्लन धीरे धीरे भारी कदमों से वेन्यू में घुसे। जैसे ही किसी ने मिस्टर लल्लन को देखा, उसने मजाक में कहा, अरे मिस्टर लल्लन, शिवम कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आया? मिस्टर लल्लन ने अनसुना कर दिया और कुछ नहीं बोले। वो बस भारी मन से वेन्यू की ओर बढ़े। जल्द ही सिद्धार्थ ने मिस्टर लल्लन को देख लिया। जब उसने मिस्टर लल्लन को अकेला देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो खड़ा हुआ और मिस्टर लल्लन की ओर बढ़ा। उसका विशाल शरीर मिस्टर लल्लन के रास्ते में आ गया। मिस्टर लल्लन ने सिर उठाकर सिद्धार्थ की ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। मिस्टर लल्लन, शिवम कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आया? सिद्धार्थ ने जवाब जानते हुए भी पूछा। मिस्टर लल्लन ने सिद्धार्थ को देखा और उदास चेहरे के साथ बोले, मिस्टर शिवम को कुछ काम है, मैं उनकी जगह हिस्सा लूंगा। कुछ काम है? सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। काम है, या वो पहले ही मर चुका है? सिद्धार्थ बार बार ठहाके लगाकर बोला। ये सुनकर मिस्टर लल्लन का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने सिर उठाकर सिद्धार्थ को घूरा और गुस्से में बोले, क्या ये तुमने किया? सिद्धार्थ खुशी से झूम उठा। शिवम सचमुच मर चुका था। हाँ, तो क्या, तुम क्या कर लोगे? सिद्धार्थ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मिस्टर लल्लन ने दांत पीसे और सिद्धार्थ की ओर झपटे। तुम नीच इंसान, मिस्टर लल्लन ने आक्रामकता से कहा और बहुत गुस्से में थे। लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे, भला वो सिद्धार्थ को कैसे चोट पहुंचा सकते थे? सिद्धार्थ ने आसानी से मिस्टर लल्लन का हाथ पकड़ लिया और ठंडे लहजे में बोला, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। मैं अब घोषणा करता हूं कि तुम्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं अयोग्य हूं? मैं तुमसे पूरी तरह लड़ूंगा। मिस्टर लल्लन ने पागलपन से अपनी मुट्ठियां लहराईं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। सिद्धार्थ तुरंत गुस्से में आ गया। उसने हाथ उठाया और मिस्टर लल्लन को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तभी एक हाथ ने अचानक सिद्धार्थ की कलाई पकड़ ली। तुम बूढ़ों को भी मारते हो? सिद्धार्थ, क्या तुम प्रेसिडेंट बनने के लायक हो? शिवम वहां खड़ा था और सिद्धार्थ को ठंडी नजरों से देख रहा था। सिद्धार्थ का चेहरा देखते ही बनता था जब उसने शिवम को देखा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। शिवम, ये तुम कैसे हो सकते हो? सिद्धार्थ ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। उसका शरीर कांप रहा था। शिवम ने ठहाका लगाया। क्यों, क्या तुम्हें निराशा हुई कि मैं मरा नहीं? सिद्धार्थ का चेहरा बहुत बुरा हो गया था और वो बहुत हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि शिवम सांता के चंगुल से कैसे बच निकला।
सिद्धार्थ, क्या तुम्हें पता है कि मुझ पर कातिल भेजने की सजा क्या है? शिवम ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। उसके चेहरे का भाव खतरनाक था। सिद्धार्थ घबरा गया और जल्दी से बोला, तुम मुझे अभी छोड़ दो, वरना मैं किसी को बुलाऊंगा। शिवम ने ठहाका लगाया। ठीक है, ये कहकर शिवम ने हाथ उठाया और सिद्धार्थ के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ से सिद्धार्थ 360 डिग्री घूम गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर दूंगा, सिद्धार्थ ने गुस्से में चिल्लाया। शिवम ने उसकी ओर देखा और ठहाका लगाया। माफ करना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर शिवम ने मिस्टर लल्लन को खींचा और वहां से चले गए। मिस्टर लल्लन बहुत खुश थे। उन्होंने शिवम का हाथ पकड़ा और उत्साह से बोले, शिवम, तुम मरे नहीं। ये बहुत अच्छा है, हम सब ने सोचा था कि तुम। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ का चेहरा बहुत खराब हो गया था जब वो वापस अपनी सीट पर बैठा। उसने दांत पीसे अपना फोन निकाला और सांता को कॉल किया। सांता, क्या हो रहा है? शिवम अभी भी जिंदा क्यों है? सिद्धार्थ ने गुस्से में पूछा। सांता ने आह भरी और कहा, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। क्या? सिद्धार्थ का चेहरा और भी खराब हो गया। यहां तक कि एक पुराना इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर भी शिवम का मुकाबला नहीं कर पाया। ये कैसे हो सकता है? इस समय खबर फैल चुकी थी और लगभग हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। इंटरनेट पर भी शिवम और सांता की वीडियो वायरल हो चुकी थी। पुणे के मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये शिवम आखिर है कौन। लेकिन सिद्धार्थ को इस बारे में कुछ नहीं पता था। कमबख्त। फोन काटने के बाद सिद्धार्थ गुस्से में चिल्लाया, शिवम, मैं तुम्हें बता दूं, तुम चैंपियनशिप नहीं जीत पाओगे। सिद्धार्थ ने आंखें सिकोड़ते हुए ठहाका लगाया। ... शिवम और मिस्टर लल्लन दर्शक दीर्घा में बैठे और चुपचाप स्टेज पर होने वाली प्रतियोगिता देख रहे थे। दुर्भाग्य से ये लोग बिल्कुल प्रभावशाली नहीं थे। शिवम की तुलना में वो बस दुनिया भर के थे। कुछ मुकाबले देखने के बाद शिवम को बोरियत होने लगी, इसलिए उसने और नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और स्थानीय खबरें देखने लगा। खबरें हर जगह चल रही थी और वीडियो वायरल हो चुका था। नीचे कमेंट सेक्शन में तो और भी हलचल थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा पुणे इस मामले की चर्चा कर रहा हो। शिवम ने खबरें देखी और सिर हिलाकर रह गया। सांता एक पुराना इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर था। उसकी हार निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा मचाएगी। सैनी परिवार के समर्पण की तुलना में ये शिवम की काबिलियत का और भी बड़ा सबूत था। नाथ परिवार के घर में जॉर्डी वीडियो को गौर से देख रहा था, जबकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। सांता सचमुच हार गया। जॉर्डी को यकीन नहीं हो रहा था। उसे साफ याद था कि कुछ समय पहले शिवम केवल राज के बराबर था। अब वो इतना अजेय कैसे हो गया? अच्छा हुआ मैंने उसका अपमान नहीं किया, जॉर्डी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए डर के मारे कहा। एक इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर के पास एक इलाके पर राज करने की ताकत होती है। एक 30 साल का इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर तो बहुत डिमांड में होता है और उसे भर्ती भी किया जाता है। इसी समय पुणे के लोग भी इस वीडियो को देख रहे थे। डिप्टी चीफ मिस्टर इमरान और बाकी लोग मल्टीमीडिया स्क्रीन देख रहे थे। स्क्रीन पर शिवम और सांता के बीच की लड़ाई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि वो केवल एक इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स है? डिप्टी चीफ ने नोआ की ओर हैरानी से देखा। नोआ ने जल्दी से सलाम किया और कहा, हाँ, मैं कसम खाता हूँ। हा। डिप्टी चीफ जोर से हंस पड़ा। उसने कमांडर मंटू की ओर देखा और कहा, क्या ख्याल है? मैंने तुमसे कहा था कि शिवम को भर्ती करना वाकई में काबिल है। कमांडर मंटू ने भी आह भरी और कहा, सांता कई सालों से मशहूर है और पुणे में एक प्रसिद्ध इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर है। बड़े परिवारों के अलावा कोई उसे काबू नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई इतना छोटा हरा देगा। ये निश्चित रूप से पुणे की पूरी मार्शल आर्ट्स दुनिया को चौंका देगा। मिस्टर इमरान, जो पास में खड़े थे, चुप रहे। वो वीडियो को घूर रहे थे और कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहे थे। चीफ इमरान, तुम क्या सोचते हो? डिप्टी चीफ ने मिस्टर इमरान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर इमरान ने हल्की सी आह भरी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने शिवम को कम आंका। शायद वो वाकई में मिस राठौर से शादी करने के काबिल है। मिस्टर इमरान को मोनिका और उनके बीच की शर्त याद आ गई। इसके बारे में सोचकर मिस्टर इमरान ने बेबसी से सिर हिलाया। राठौर परिवार की नज़र वाकई दूर की है, मिस्टर इमरान ने बुदबुदाया। अब से शिवम का नाम शायद पुणे में हर घर में मशहूर हो जाएगा। ... शिवम को बाहर की टिप्पणियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि सांता को हराने का क्या मतलब है। मिस्टर शिवम, जहां तक मुझे पता है, सिद्धार्थ का निजी शिष्य भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है, मिस्टर लल्लन ने याद दिलाया। शिवम ने आंखें सिकोड़कर स्टेज पर एक युवक की ओर देखा और पूछा, क्या वो वही है?
मिस्टर लल्लन ने हैरानी से पूछा, मिस्टर शिवम, तुम्हें कैसे पता? शिवम ने ठहाका लगाया और कहा, उसके कीमिया कौशल काफी प्रभावशाली हैं। बाकी लोग उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते। सबसे जरूरी बात, उसके डिब्बे में जड़ी बूटियां बाकियों से कहीं बेहतर हैं। ये जरूर सिद्धार्थ ने तय किया होगा, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। मिस्टर लल्लन को अचानक समझ आया। उन्होंने शिवम को अंगूठा दिखाया और बोले, मिस्टर शिवम, तुम बहुत तेज हो। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस युवक को चुपचाप देखता रहा। ये युवक वाकई में काफी काबिल था, और शिवम को एक आभास था कि ये उसकी असली ताकत नहीं थी। मिस्टर शिवम, क्या तुम यकीनन उसे हरा सकते हो? मिस्टर लल्लन ने टटोलते हुए पूछा। शिवम ने आंखें सिकोड़कर उदासीनता से कहा, मुझे 100% यकीन है। सिद्धार्थ के शिष्य को तो छोड़ो, अगर सिद्धार्थ खुद आ जाए तब भी मैं जीत सकता हूँ। शिवम के इस भरोसे से मिस्टर लल्लन को राहत मिली, लेकिन हकीकत में शिवम को 100% भरोसा नहीं था। कल रात से अब तक शिवम की ताकत बस 30% ही रिकवर हुई थी। बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन के शिवम की कीमिया कला बहुत गिर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शिवम ने स्टेज पर भीड़ को देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। वक्त तेजी से बीता और चयन एक के बाद एक राउंड से गुजरा। सिद्धार्थ का शिष्य हर राउंड में भारी जीत हासिल करता रहा। लगभग पूरी सुबह के बाद चयन आखिरकार खत्म हुआ। सिद्धार्थ के शिष्य के अलावा 3 अन्य प्रतियोगियों को चुना गया। शिवम को मिलाकर कुल 5 लोग थे। लंच ब्रेक के दौरान शिवम और मिस्टर लल्लन ने बेतकल्लुफी से खाने की जगह ढूंढी। उस समय सिद्धार्थ अन्य जजों और अपने शिष्य के साथ रेस्तरां में बैठा था। अनिरुद्ध, अंदर आकर बैठो, सिद्धार्थ ने अपने शिष्य को हाथ हिलाकर बुलाया। अनिरुद्ध नाम का युवक जल्दी से निजी कमरे में गया और सभी को विनम्रता से नमस्ते किया। जजों को नमस्ते। हाँ अनिरुद्ध, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी तकनीक ने हमें सचमुच हैरान कर दिया। बिल्कुल, ये तकनीक तो तुम्हारे गुरु सिद्धार्थ के बराबर है, सिद्धार्थ ने गर्व से कहा। सच बताऊं, अनिरुद्ध ने अपने गुरु को बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है। अनिरुद्ध चुपचाप एक तरफ बैठा, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व की हल्की सी झलक दिखी। खाने के बाद जज सबसे पहले चले गए। सिद्धार्थ ने अनिरुद्ध को खींचा और उदास स्वर में कहा, अनिरुद्ध, तुम्हें उस शिवम नाम के शख्स पर खास ध्यान देना है। ये आदमी आसान नहीं है। अनिरुद्ध ने उदासीनता से कहा, मैं उसे जानता हूँ। वो बस एक मार्शल आर्टिस्ट है। उसका जिक्र करने लायक नहीं है। उसे हराना मेरे लिए आसान है। सिद्धार्थ ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अनिरुद्ध, मुझे तुम्हारी ताकत पर भरोसा है, लेकिन शिवम आसान नहीं है। तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, समझे? मैं भी चुपके से तुम्हारी मदद करूंगा। अनिरुद्ध ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। सिद्धार्थ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वो कुछ कहने ही वाला था कि अनिरुद्ध ने हाथ हिलाया। फिर अनिरुद्ध ने अपनी हथेली खोलकर दिखाई। उसकी हथेली में आग की लपटें इकट्ठा हो रही थीं। इस आग को देखकर सिद्धार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं। वो अचानक सीधा खड़ा हो गया। ये तो आध्यात्मिक आग है, सिद्धार्थ ने गले में रुंधी आवाज के साथ कहा। उनकी आंखें हैरानी से भरी थीं। अनिरुद्ध ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, अब तुम समझ गए ना कि मुझे इतना भरोसा क्यों है। सिद्धार्थ ने कुछ उत्साह से कहा, मैंने तुम्हें गलत नहीं आंका। अनिरुद्ध, तुम एक जीनियस हो। सिद्धार्थ के लिए आध्यात्मिक आग एक दुर्लभ और कीमती चीज थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन कभी आध्यात्मिक आग पैदा करने में कामयाब नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि उसका शिष्य पहले ही आध्यात्मिक आग में महारत हासिल कर चुका था। अनिरुद्ध ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, सर, बस देखते रहो कि मैं उसे कैसे हराता हूँ। ये कहकर अनिरुद्ध मुड़ा और बाहर निकल गया। दोपहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस का फाइनल मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। शिवम को हैरानी हुई कि फाइनल मुकाबला पिछले चयन मुकाबले से पूरी तरह अलग था। वेन्यू लोगों से खचाखच भरा था। कई बड़े अधिकारी और रईस वेन्यू में देखने आए थे। वहां अनगिनत लो प्रोफाइल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी थे। शिवम ने भौहें उठाईं और जल्दी समझ गया। ये बड़े अधिकारी और रईस भी विजेता के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे। अगर मौका मिला तो वो शायद उसे भर्ती करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर शिवम, गुड लक, मिस्टर लल्लन ने कुछ उत्साह से कहा। शिवम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर लल्लन, फिक्र मत करो। ये कहकर शिवम सीधा स्टेज की ओर बढ़ गया। संयोग से अनिरुद्ध शिवम के बगल में खड़ा था। दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर से ज्यादा नहीं थी। तुम शिवम हो? अनिरुद्ध ने शिवम की ओर देखा और उदासीनता से पूछा। शिवम ने आंखें बंद कर लीं और उसे अनदेखा कर दिया। अनिरुद्ध को गुस्सा नहीं आया। उसने हल्का सा ठहाका लगाया और बोला, तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था, है ना? शिवम ने फिर भी उसे अनदेखा किया। उसने बस आंखें बंद करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिकवर करने पर ध्यान दिया। हम नखरे दिखा रहा है, अनिरुद्ध ने ठहाका लगाया। मैं घोषणा करता हूं कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस का फाइनल मुकाबला अब शुरू होता है।
तभी होस्ट स्टेज पर आया और चिल्लाया। चिल्लाने के बाद कुछ लोग जड़ी बूटियों से भरी दवा की टोकरियां ले आए। ये टोकरियां प्रतियोगियों के इस्तेमाल के लिए जड़ी बूटियों से भरी थीं। शिवम ने सिर झुकाकर अपनी टोकरी की ओर देखा। उसने भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसकी टोकरी में लगभग बेकार जड़ी बूटियां थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा तो छोड़ो, इनमें औषधीय प्रभाव भी लगभग नहीं था। शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने स्टेज के नीचे सिद्धार्थ की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, सिद्धार्थ के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उसने शिवम को उकसाने वाली नजरों से देखा। कितना नीच इंसान है, शिवम ने मन ही मन सोचा। प्रतियोगिता का समय 1 घंटा है। 1 घंटे में जज विजेता का फैसला करेंगे। अब शुरू करो, होस्ट ने चिल्लाया। चिल्लाने के बाद स्टेज पर प्रतियोगियों ने तेजी से दवाएं बनाना शुरू किया। बगल में खड़े अनिरुद्ध ने भी ऐसा ही किया। उसने कुशलता से जड़ी बूटियां बर्तन में डाली और फिर शिवम की ओर देखा। सिर्फ शिवम वहां भौहें सिकोड़कर खड़ा रहा, बिना हिले, क्योंकि ये जड़ी बूटियां बिल्कुल इस्तेमाल करने लायक नहीं थीं। देखते हैं तुम कैसे जीतते हो, सिद्धार्थ ने ठहाका लगाया। शिवम ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, लगता है मुझे वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कहकर उसने सारी बेकार जड़ी बूटियां बर्तन में डाल दीं। फिर शिवम ने पानी डाला, आग जलाई और जड़ी बूटियां उबालना शुरू किया। नीचे खड़े लोग भौहें सिकोड़ने लगे और बोले, ये कौन सा तरीका है? सारी जड़ी बूटियां एक साथ डालकर उबाल रहा है। मुझे लगता है ये लड़का दवा बनाना जानता ही नहीं। क्या ये सोच रहा है कि वो गोश्त पका रहा है? सुना है सोल नरिशमेंट पिल का आविष्कार उसने किया था। शायद ये झूठ है। सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। क्या वो खुद को हारा हुआ मान रहा है? हा, मैंने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी, सिद्धार्थ बार बार ठहाका लगाकर बोला। इसी समय सिद्धार्थ मन ही मन खुश हो रहा था। इस तरह शिवम जड़ी बूटियों के बेकार होने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाल सकता था। चर्चाओं को सुनकर भी शिवम चुप रहा। उसने सिर्फ आग बढ़ाने और जड़ी बूटियों को जल्दी से पेस्ट में बदलने पर ध्यान दिया। जल्द ही शिवम के बर्तन में जड़ी बूटियां दलिया बन गईं, लेकिन उसमें औषधीय सुगंध का नामोनिशान नहीं था। शिवम, अगर तुम इस तरह जड़ी बूटियां उबालोगे तो औषधीय प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या अब भी इसे जारी रखने की जरूरत है? अनिरुद्ध ने ठहाका लगाया। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने बर्तन की ओर देखता रहा। हा, तुम सचमुच अपनी मशहूरी के लायक नहीं हो। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से भाग जाना चाहिए। अपनी बेइज्जती मत करो, अनिरुद्ध ने तंज कसते हुए कहा। शिवम ने उसकी ओर देखा और ठहाका लगाया। मैं वाकई अपनी मशहूरी के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहकर शिवम ने अचानक अपनी हथेली उठाई और अपना हाथ पेस्ट जैसी जड़ी बूटियों में डाल दिया। शिवम की हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। पल भर में पेस्ट जैसी जड़ी बूटियों का रंग हल्का नीला हो गया। शिवम ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरदस्ती जड़ी बूटियों में डाल दिया। इस पल में जड़ी बूटियां शिवम की आध्यात्मिक ऊर्जा का वाहक बन गईं। शिवम के शरीर से अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, लेकिन ये कीमिया के लिए काफी नहीं थी। हालांकि शिवम के पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। उसे बस हिम्मत करके आगे बढ़ना था। ये कौन सी तकनीक है? पास में किसी ने धीरे से पूछा। वो नीला रंग क्या है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? नीचे जज भी अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। ये साफ था कि शिवम की इस्तेमाल की गई तकनीक उनकी समझ से बाहर थी। सिर्फ सिद्धार्थ, जिसकी आंखों में हैरानी की चमक थी, अचानक खड़ा हो गया। ये हल्का नीला रंग वैसा ही है जैसा उस समय डिवाइन अल्केमिस्ट पवेलियन में था, सिद्धार्थ ने एक अशुभ आभास के साथ धीरे से बुदबुदाया। जब वो शुरुआती सालों में यात्रा कर रहा था, उसने एक बार एक विशेषज्ञ को गोली बनाते देखा था, और उस विशेषज्ञ की गोली बनाने की विधि शिवम की मौजूदा विधि से बहुत मिलती जुलती थी। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, सिद्धार्थ ने जल्दी से सिर हिलाकर इनकार किया। वो तो जियांगचेंग का एक देहाती है, उसे कोई विशेषज्ञ कैसे जान सकता है? सिद्धार्थ ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। फिर भी उसके मन में कुछ चिंता थी। वक्त तेजी से बीता और पलक झपकते ही आधा समय बीत गया। खत्म होने में बस आधा घंटा बाकी था। स्टेज पर अनिरुद्ध का चेहरा शांत था और वो बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने अपने हाथ पीछे रखे थे और चुपचाप अपने सामने के उपकरण को देख रहा था। इस बीच बाकी 3 प्रतियोगी अभी भी घबराहट में आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोगों के साथ मुकाबला करना तो मेरे लिए शर्मिंदगी है, अनिरुद्ध ने अचानक ठहाका लगाया। उसने स्टेज से थोड़ी दूर भीड़ की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या है। ये कहकर अनिरुद्ध ने अपनी हथेली उठाई। फिर उन्होंने देखा कि उसकी हथेली में वाकई आग जल रही थी। इस आग की झलक को देखकर हर कोई तुरंत चर्चा करने लगा। वो क्या है? उसके हाथ में आग कैसे हो सकती है? उसने ये कैसे किया? क्या ये कोई स्पेशल इफेक्ट है? और एक मार्शल आर्टिस्ट ने चिल्लाकर कहा, वो आध्यात्मिक आग है। अनिरुद्ध ने वाकई आध्यात्मिक आग पैदा की।
नीचे जज, जिनकी आंखें हैरानी से भरी थीं, अचानक खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने वाकई आध्यात्मिक आग पैदा की। ये कैसे मुमकिन है? वो तो बस 20 साल का है, इतनी प्रतिभा कैसे हो सकती है? आध्यात्मिक आग के साथ वो लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बस दुनिया भर के हैं। हर कोई अनिरुद्ध की तकनीक से हैरान था। कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक आग पैदा कर सकते हैं वो 10,000 में एक जीनियस होते हैं। पूरा पुणे में ऐसे बहुत कम लोग थे। ये लड़का भविष्य में जरूर बड़ा नाम करेगा। सभी जज एक के बाद एक चिल्लाए। अनिरुद्ध को हर किसी का रवैया काफी पसंद आया। उसने अपनी हथेली में आध्यात्मिक आग के साथ खेला और फिर शिवम की ओर देखा। लड़के, तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? अनिरुद्ध ने उकसाने वाले लहजे में पूछा। शिवम ने उसे ठंडी नजरों से देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़का उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। जब अनिरुद्ध ने देखा कि शिवम ने कुछ नहीं कहा तो वो जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी छोटी सी समझ के साथ तुम्हें नहीं पता ये क्या है ना? ठीक है, मैं आज तुम्हें समझाता हूँ। मेरे हाथ में जो आग है उसे आध्यात्मिक आग कहते हैं। ये मेरी असाधारण प्रतिभा से पैदा हुई है और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आध्यात्मिक आग पैदा कर सकते हैं। मैं, अनिरुद्ध, उनमें से एक हूँ। शिवम, तुम्हें लगता है कि हमारे बीच मुकाबले की अभी भी जरूरत है? अनिरुद्ध ने उकसाने वाले लहजे में और खुशी से कहा। शिवम ने अपनी हथेली औषधीय पेस्ट से बाहर निकाली। उसने पेस्ट के ढेर को देखा और धीरे से बुदबुदाया, ये काफी होना चाहिए। भले ही मैं कोई टॉप ग्रेड गोली न बना सकूं, लेकिन इसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में टॉप ग्रेड माना जाएगा। ये कहकर शिवम ने सिर घुमाकर अनिरुद्ध की ओर देखा। तुम अपने हाथ में उस मूंगफली के दाने जितनी आग को आध्यात्मिक आग कहते हो? शिवम ने ठहाका लगाया। शिवम के शब्द सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा अचानक बदल गया। कितना अनजान, अनिरुद्ध ने ठंडे लहजे में कहा। आध्यात्मिक आग पैदा करना आसान नहीं है, भले ही वो मूंगफली के दाने जितनी हो। दुनिया में अनगिनत फार्मासिस्ट हैं और कौन सा ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक आग के लिए पागल न हो। तुम बहुत अनजान हो। इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे की? शिवम ने उसकी ओर देखा और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी आध्यात्मिक आग में कुछ खास है। अनिरुद्ध के चेहरे पर गुस्सा झलक गया। उसके हाथ में आग भी तेजी से टिमटिमाने लगी। क्या तुम घबरा गए? शिवम ने उसके हाथ में बेचैन आग को देखकर भौहें उठाते हुए पूछा। अनिरुद्ध ने ठंडे लहजे में कहा, अनजान लोग हिम्मती होते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, जो लोग आध्यात्मिक आग पैदा करते हैं वो दुनिया के सारे फार्मासिस्टों से ऊपर होते हैं। क्या ऐसा है? शिवम ने भौहें उठाई। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली खोली और शिवम की हथेली में एक नीली आग तुरंत प्रकट हुई। तो तुम मेरी आध्यात्मिक आग के बारे में क्या सोचते हो? शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शिवम की हथेली में एक नीली आग नाच रही थी। भले ही वो कई मीटर दूर थे, फिर भी वो उसकी तीव्र शक्ति को महसूस कर सकते थे। नीली नीली आध्यात्मिक आग। अनिरुद्ध का चेहरा उस आध्यात्मिक आग को देखकर तुरंत पीला पड़ गया। उसके दिल में असहायता की भावना उभर आई। जो लोग जानते थे वो नीचे स्टेज पर अचानक खड़े हो गए और शिवम की हथेली को घूरने लगे। वो नीली आध्यात्मिक आग है। ये वाकई नीली है। नीली आध्यात्मिक आग, ये वाकई में मौजूद है। वो युवक कौन है? उसके पास नीली आध्यात्मिक आग कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी निराशा के चेहरे के साथ जमीन पर बैठ गया। शिवम को थोड़ी हैरानी हुई। ये लोग उसकी हथेली में मौजूद आध्यात्मिक आग से थोड़ा डरते नजर आ रहे थे। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। अनिरुद्ध के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। शिवम ने भौहें सिकुड़ी और कहा, क्या मतलब? क्या तुम्हारी आध्यात्मिक आग मेरी आग से अलग है? अनिरुद्ध ने दांत पीसे और डांटा, नासमझ बनने की कोशिश मत करो। इससे शिवम और भी हैरान हो गया। आखिर माजरा क्या था? कहा जाता है कि आध्यात्मिक आग 7 ग्रेड में बंटी होती है, लाल, नारंगी, पीली, हरी, नीली और बैंगनी। तभी स्टेज के नीचे एक बुजुर्ग ने अचानक कहा, इनमें से लाल सबसे निचला ग्रेड है और बैंगनी सबसे ऊंचा, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। किसी ने इन्हें पहले नहीं देखा। ज्यादातर लोग लाल आध्यात्मिक आग पैदा करते हैं। मुझे नहीं पता था कि नीली आध्यात्मिक आग वाकई में होती है। उनके स्पष्टीकरण को सुनकर शिवम को अचानक समझ आया। दूसरे शब्दों में, बैंगनी को छोड़कर ये नीली आग सबसे ऊंचे ग्रेड की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आग की शक्ति इतनी तीव्र है, शिवम ने धीरे से बुदबुदाया। इस पल में अनिरुद्ध का अहंकार पूरी तरह चूर हो गया। वो बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकता था कि शिवम के पास वाकई नीली आध्यात्मिक आग होगी। एक बार ये खबर फैली तो वो निश्चित रूप से फार्मासिस्ट दुनिया का केंद्र बिंदु बन जाएगा। किसी ने चुपके से टिप्पणी की, मुझे डर है कि सिर्फ फार्मासिस्ट दुनिया ही नहीं, उसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में भी बहुत सम्मान मिलेगा और शायद निशाना भी बनाया जाएगा। कहते हैं, इंसान की दौलत ही उसकी बर्बादी का कारण बनती है। हर कोई बार बार अफसोस जता रहा था, लेकिन शिवम ही था जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। इस पल में खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अगर वो साधारण आग पर निर्भर करता तो बहुत देर हो जाती।
लगता है मुझे इस आध्यात्मिक आग को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी, शिवम ने थोड़ा असहाय होकर कहा। वो इस आध्यात्मिक आग को नियंत्रित करने में माहिर नहीं था और जरा सी लापरवाही से जड़ी बूटियां जल सकती थीं। लेकिन अब शिवम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे जोखिम उठाना पड़ा। फिर शिवम ने अपनी हथेली उठाई और उंगली से हल्का सा झटका दिया। आध्यात्मिक आग की एक बूंद बर्तन में गिरी। जैसे ही आग बर्तन में गिरी, चटकने की तेज आवाजें सुनाई दी। शिवम ने ध्यान भटकने की हिम्मत नहीं की। उसने आंखें बंद की और सारा ध्यान आध्यात्मिक आग पर केंद्रित किया। इससे न सिर्फ शिवम की शारीरिक ताकत खर्च हो रही थी, बल्कि मानसिक ताकत भी बहुत खर्च हो रही थी। बर्तन में औषधीय पेस्ट धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा। उसमें अचानक रोशनी की किरणें दिखाई देने लगीं। ये एक खूबसूरत नजारा था। सिद्धार्थ ने दांत पीसे। उसने स्टेज पर शिवम को घूरा और अचानक चिल्लाया, अनिरुद्ध, आध्यात्मिक आग को नियंत्रित करने के लिए एकाग्रता चाहिए। जरा सी लापरवाही से जड़ी बूटियां जल सकती हैं। भले ही वो बहुत स्पष्ट नहीं था, उसका इरादा बहुत साफ था। अनिरुद्ध एक होशियार इंसान था। उसने ठहाका लगाया और बोला, मैं समझ गया। ये कहकर अनिरुद्ध ने शिवम की ओर देखा और ठहाका लगाया। मैं तुम्हें शांति से दवा बनाने नहीं दूंगा। सभी की नजरों के सामने अनिरुद्ध ने अपनी मुट्ठी बांधी और शिवम की ओर झपटा। वो इससे शिवम का ध्यान भटकाना चाहता था। मिस्टर लल्लन हैरान रह गए। उन्होंने अनिरुद्ध को घूरा और गुस्से में चिल्लाए, तुम लोग धोखा दे रहे हो। कितने बेशर्म हो। सिद्धार्थ ने आंखें फेर ली और अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने कुछ जजों को एक तरफ खींचा और स्टेज पर बातें शुरू कर दी। मिस्टर लल्लन गुस्से में थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। स्टेज पर अनिरुद्ध बार बार शिवम के शरीर पर मुक्के मार रहा था, लेकिन अनिरुद्ध को हैरानी हुई कि उसके मुक्कों का शिवम पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा इससे उसकी कलाई में दर्द होने लगा। ये कैसे मुमकिन है। अनिरुद्ध और घबरा गया। वो जैसे पागल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियों और पैरों से शिवम के शरीर पर मुक्के और लातें मारी। जैसे जैसे समय बीता, शिवम ने फिर भी आंखें बंद रखीं और अनिरुद्ध को अनदेखा किया। उसका सारा ध्यान आध्यात्मिक आग को नियंत्रित करने पर था। सिद्धार्थ वाकई बेशर्म है। स्टेज के नीचे किसी ने ठहाका लगाया। अफसोस की बात है कि उसका शिष्य शिवम को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सकता। मजाक मत करो। यहां तक कि सांता जैसे मास्टर को शिवम ने हरा दिया, अनिरुद्ध तो दूर की बात है। वक्त तेजी से बीता और खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। नीचे स्टेज पर सिद्धार्थ ने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और उसे थोड़ा बेचैनी हुई। मैं इस लड़के को और बढ़ने नहीं दे सकता, सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। एक इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर जिसके पास नीली आध्यात्मिक आग है, वो ऐसा शख्स नहीं था जिसे सिद्धार्थ बर्दाश्त कर सकता था। अनिरुद्ध ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और शिवम के नाजुक हिस्से पर मुक्का मारा। तभी शिवम की आंखें अचानक खुल गईं। उसने अनिरुद्ध की ओर देखा और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे गुदगुदी करने आए हो? क्या तुमने दोपहर का खाना ठीक से नहीं खाया? अनिरुद्ध का चेहरा बदल गया, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले शिवम के थप्पड़ से वो उड़ गया। भले ही इस थप्पड़ में उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया था, फिर भी अनिरुद्ध का आधा चेहरा सूज गया। शिवम, तुमने सबके सामने किसी को मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी योग्यता रद्द कर दूंगा। नीचे स्टेज से सिद्धार्थ को जैसे मौका मिल गया, वो जल्दी खड़ा हुआ और जोर से डांटा। शिवम ने ठहाका लगाया, क्या तुम अंधे हो? जब वो मुझे मार रहा था तब तुम गूंगे थे। सिद्धार्थ ने हल्का सा ठहाका लगाया। माफ करना, मेरी आंखों को अभी कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैंने नहीं देखा। शिवम को सिद्धार्थ की बेशर्मी की आदत हो चुकी थी। वो सिद्धार्थ को ठंडी नजरों से देख रहा था और कुछ बोलने ही वाला था। तभी स्टेज के नीचे भीड़ बेचैन हो गई। सिद्धार्थ, क्या तुम सोचते हो कि भीड़ अंधी है? हाँ, तुम बेइंसाफी कर रहे हो। अगर तुम किसी को अयोग्य करना चाहते हो तो दोनों को करना चाहिए। नीचे स्टेज पर हंगामा मच गया। सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वाकई में लोगों का गुस्सा भड़का देगा। जान लो कि ये लोग आमतौर पर उससे कुछ न कुछ मांगते थे, और कौन था जो उससे मिलने पर चापलूसी नहीं करता था। सबके ताने सुनकर सिद्धार्थ को दांत पीसने पड़े और उसने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, दोबारा ऐसा मत होने देना। भीड़ ने हल्का सा ठहाका लगाया और सिद्धार्थ को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। आध्यात्मिक आग और एक पुराने इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर को हराने वाला शख्स होने के नाते शिवम सिद्धार्थ से कहीं ज्यादा कीमती था। ये व्यापारी हमेशा उसका साथ देते थे जो उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। टाइम अप। होस्ट धीरे धीरे स्टेज पर आया। उसने प्रतियोगियों की ओर देखा और कहा, कृपया ढक्कन खोलें। अनिरुद्ध जमीन से उठा। उसने दांत पीसे और शिवम को घूरते हुए कहा, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। शिवम ने अनिरुद्ध को अनदेखा किया और कुछ नहीं बोला। जल्द ही बाकी 3 प्रतियोगियों ने ढक्कन खोला और गोली निकाली। भले ही उनकी गोली बुरी नहीं थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि उनके सामने शिवम और अनिरुद्ध थे, इसलिए किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान शिवम और अनिरुद्ध पर था।
अनिरुद्ध ने आंखें सिकुड़ी और कहा, शिवम, ध्यान से देखो। ये कहकर अनिरुद्ध ने चिल्लाया और बर्तन का ढक्कन उड़ा दिया। उन्होंने देखा कि बर्तन में एक लाल गोली पड़ी थी। एक समृद्ध हर्बल सुगंध ने तुरंत पूरे इलाके को भर दिया। ये ड्रैगन फीनिक्स पिल है। ये ड्रैगन फीनिक्स पिल है। बिल्कुल ड्रैगन फीनिक्स पिल। क्या ये नहीं कहा जाता था कि ड्रैगन फीनिक्स पिल की रेसिपी खो चुकी है? कहा जाता है कि ड्रैगन फीनिक्स पिल का चमत्कारी प्रभाव होता है और ये इंसान की जिंदगी 3 दिन बढ़ा सकती है। ये असाधारण है। अनिरुद्ध एक जीनियस है। जिंदगी को 3 दिन बढ़ाना, ये निश्चित रूप से एक कीमती पवित्र वस्तु थी। जान लो कि एक बड़े रईस परिवार के लिए 3 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता था। ये देखकर सिद्धार्थ जोर से हंस पड़ा। शिवम, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे बेहतर गोली बना सकते हो, अनिरुद्ध ने बार बार ठहाका लगाया। शिवम ने अनिरुद्ध की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन अफसोस कि तुमने गलत गुरु को चुना। बकवास बंद करो, अनिरुद्ध ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। तो क्या हुआ अगर तुम आध्यात्मिक आग पैदा कर लेते हो? मेरे कीमिया कौशल के साथ कोई भी रईस परिवार मेरे लिए लड़ेगा। आज तुम जरूर हारोगे। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शांत था और उस पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। ठीक है शिवम, अब सिर्फ तुम बचे हो, सिद्धार्थ ने खड़े होकर हाथ पीछे रखते हुए कहा। शिवम ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली गोली क्या होती है। ये कहकर शिवम ने ढक्कन खोला। उपकरण के अंदर 8 मूंगफली के दाने जितनी गोलियां थीं। गोलियां साधारण दिख रही थीं। औषधीय सुगंध तो छोड़ो, उनमें से तो बदबू भी आ रही थी। वेन्यू तुरंत शांत हो गया। थोड़ी देर बाद जजों से हंसी की आवाजें आने लगीं। हा, मैं हंसी से मर रहा हूँ। ये क्या है? गोबर का टुकड़ा। अरे, इतना समय लगा इसे बनाने में। लगता है शिवम को ज्यादा कौशल नहीं है। कितना अफसोस है। सिद्धार्थ बार बार ठहाका लगाता रहा। जैसा कि उम्मीद थी, नीली आध्यात्मिक आग को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। ये साफ है कि वो नाकाम रहा, सिद्धार्थ ने हाथ पीछे रखते हुए बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा। अनिरुद्ध ने शिवम की ओर देखा और तंज कसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि ये कोई कीमती गोली होगी। बस ये तो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। शिवम चुप रहा और बहुत शांत था। भले ही शिवम नाकाम रहा, लेकिन उसमें अनिरुद्ध से कहीं ज्यादा संभावना है। हाँ, बुरा नहीं, अगर मौका मिले तो मुझे उसके साथ दोस्ती करनी होगी। नीचे स्टेज पर भीड़ को अभी भी शिवम से बहुत उम्मीदें थीं। आखिरकार नीली आध्यात्मिक आग बहुत चौंकाने वाली थी। शिवम, तुम हार गए। होस्ट, तुम नतीजे घोषित कर सकते हो, सिद्धार्थ ने उदासीनता से हाथ पीछे रखते हुए कहा। होस्ट ने सिर हिलाया और फिर बोला, मैं अब घोषणा करता हूं कि विजेता है। रुको, तभी शिवम ने आखिरकार मुंह खोला। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? होस्ट ने पूछा। शिवम ने उदासीनता से कहा, किसने कहा कि मैं हारा? शिवम, नतीजे हमारे सामने हैं। क्या तुम अभी भी गंदा खेल खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, दर्शक अंधे नहीं हैं। सिद्धार्थ ने ठहाका लगाया। शिवम बेफिक्र था। उसने भीड़ पर नजर डाली और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने गोली को देखा भी नहीं और जल्दबाजी में नतीजा निकाल लिया। ये ठीक नहीं है। हमने गोली नहीं देखी। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या ये हमारे सामने नहीं है? क्या तुम हार नहीं मानना चाहते? अनिरुद्ध ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शिवम ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली गोली नहीं। ये कहकर शिवम बर्तन के सामने गया। उसने सबकी ओर देखा और धीरे से बोला, सब लोग कृपया मानसिक रूप से तैयार रहें। रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा है। अनिरुद्ध ने खूब ठहाका लगाया। शिवम ने उसे अनदेखा किया। उसने हाथ उठाया और धीरे से बर्तन में हाथ डाला। शिवम की हथेली हिली और उसने 8 गोलियों को एक तरफ कर दिया। तुरंत बाद सभी ने देखा कि 8 गोलियों के नीचे वाकई एक बैंगनी गोली छिपी थी। गोली एक अंधेरे चमक के साथ टिमटिमा रही थी, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। ये क्या है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? भले ही मैंने इसे पहले नहीं देखा, लेकिन एक नज़र में बता सकता हूं कि ये उल्लेखनीय है। वाकई, मुझे लगता है कि वो गोली रहस्य से भरी है। सिद्धार्थ का चेहरा कुछ असहज हो गया। वो जल्दी खड़ा हुआ और ठंडे लहजे में बोला, शिवम, हमने इस तरह की गोली पहले कभी नहीं देखी। कोई नहीं जानता कि इसके प्रभाव क्या हैं, इसलिए चैंपियन अभी भी अनिरुद्ध है। कोई दिक्कत? बाकी लोग भी सिर हिलाने लगे। भले ही शिवम की बनाई गोली असाधारण दिख रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके खास प्रभाव क्या थे। शिवम घबराया नहीं और उसने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा जाता है कि टॉप ग्रेड गोलियां स्वर्ग, पृथ्वी, काली और पीली में बंटी होती हैं। स्वर्ग गोली सबसे ऊपर होती है और पीली गोली सबसे नीचे। लेकिन यहां तक कि सबसे निचली रैंकिंग वाली पीली गोली भी चमत्कारी डैन्यून फिनोमिनन को ट्रिगर कर सकती है। इसलिए डैन्यून टॉप ग्रेड गोलियों को जज करने का एकमात्र मानदंड है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा।
शिवम ने उदासीनता से कहा, सब लोग कृपया डैन्यून का आनंद लें। जैसे ही उसने ये कहा, आकाश में रंग बिरंगे बादल इकट्ठा होने लगे। डैन्यून ने आकार ले लिया। आकाश में इकट्ठा होते बड़े बादलों को देखकर हर कोई इस नज़ारे से हैरान रह गया। सिद्धार्थ और अनिरुद्ध ने अविश्वास के साथ इस अजीब नज़ारे को घूरा। ये वाकई डैन्यून है, सिद्धार्थ ने धीरे से बुदबुदाया। उसने कभी असली डैन्यून नहीं देखा था। इस पल में अनिरुद्ध को भी असहायता महसूस हुई। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो और शिवम बिल्कुल एक स्तर पर नहीं थे। डैन्यून, पौराणिक डैन्यून। भीड़ बेचैन होने लगी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शिवम आखिर है कौन? न सिर्फ वो एक पुराने इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर को हरा सकता है, बल्कि उसके पास इतनी स्वर्ग विरोधी गोली बनाने की तकनीक भी है। शिवम का भविष्य असीमित है। इकट्ठा हुआ डैन्यून जल्दी ही धीरे धीरे बिखरने लगा, जब तक कि वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया। आकाश सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिवम ने अनिरुद्ध की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत सकते हो? अनिरुद्ध ने मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। उसका सारा गर्व इस पल पूरी तरह टूट गया। जैसे ही अनिरुद्ध कुछ बोलने वाला था, सिद्धार्थ ने अचानक स्टेज के नीचे से चिल्लाया, रुको। सबकी नजरें जल्दी से सिद्धार्थ पर गईं। सिद्धार्थ ने दांत पीसे और कहा, भले ही तुम डैन्यून बना लो तो क्या? कौन जानता है कि तुम्हारी ये गोली के प्रभाव शक्तिशाली हैं या नहीं? ये सुनते ही भीड़ तुरंत धीमी आवाज में चर्चा करने लगी। हाँ, अगर इसका कोई असल प्रभाव नहीं है तो टॉप ग्रेड गोली का भी कोई मूल्य नहीं है। मिस्टर शिवम, कृपया इस गोली के प्रभाव बताएं। हाँ मिस्टर शिवम, माफ करें, लेकिन हमें वाकई इस गोली का असल प्रभाव जानना है। लोगों के संबोधन का तरीका बदल गया था। शुरुआती लड़के से लेकर बाद में शिवम और अब मिस्टर शिवम तक। ये इस बात का सबूत था कि वो शिवम का और ज्यादा सम्मान करने लगे थे। शिवम ने पास में खड़े सिद्धार्थ की ओर देखा और ठहाका लगाया। अब भी हार नहीं मानना चाहते? ठीक है, तो मैं तुम्हें इस गोली का प्रभाव बताता हूँ। इस गोली को 9 ड्रैगन पिल कहते हैं। इसका प्रभाव सीधा और कच्चा है। ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, यहाँ तक कि लाइलाज बीमारियां भी। बेशक इस दवा की भी एक कमजोरी है। ये बाहरी चोटों का इलाज नहीं कर सकती और इसे जिंदगी में सिर्फ एक बार लिया जा सकता है। ये सुनकर नीचे स्टेज पर दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। ये लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकती थी। इसका मतलब था कि उनके पास 2 जिंदगियां होंगी। इस 9 ड्रैगन पिल की तुलना में अनिरुद्ध की ड्रैगन फीनिक्स पिल तुरंत बेकार हो गई। दुनिया में ऐसी गोली भी है। मिस्टर शिवम, क्या तुम ये गोली मुझे बेच सकते हो? मैं ऊंची कीमत देने को तैयार हूँ। हाँ मिस्टर शिवम, चाहे जितना पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ। सबके चिल्लाने को सुनकर शिवम के चेहरे पर एक बेफिक्री भरी मुस्कान उभरी। मैं इसे सार्वजनिक रूप से नीलाम करने का मौका ढूंढूंगा, शिवम ने कहा। सिद्धार्थ का चेहरा बहुत खराब हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था, दुनिया में ऐसी दवा कैसे हो सकती थी? सारी बीमारियां ठीक करना, ये तो बस एक फैंटेसी थी। हालांकि शिवम को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये दवा शिवम के शरीर की सबसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से बनाई गई थी। बीमारियों को ठीक करना तो इसके लिए आसान था। इसके अलावा ये 9 ड्रैगन पिल धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ही एक दिव्य दवा थी। शिवम की विरासत में इसे अभी भी निम्न ग्रेड गोली की रेसिपी माना जाता था। शिवम ने 9 ड्रैगन पिल बनाने के 2 कारण थे। पहला कारण था कि सिद्धार्थ ने जो दवा की टोकरी दी थी उसमें कोई चिकित्सीय प्रभाव नहीं था, इसलिए शिवम को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर करना पड़ा। इस तरह वो मार्शल आर्टिस्टों के लिए उपयोगी गोली नहीं बना सकता था। दूसरा कारण था कि शिवम मुसीबत नहीं चाहता था। अगर उसने वाकई ऐसी गोली बनाई जो मार्शल आर्टिस्टों को इसके लिए पागल कर दे, तो निश्चित रूप से अनगिनत लोग शिवम को निशाना बनाएंगे। उस समय बहुत संभव था कि कोई शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट उस पर हमला कर दे। क्या अब हम नतीजे घोषित कर सकते हैं? शिवम ने होस्ट की ओर देखा और उदासीनता से कहा। ये होस्ट अचानक दुविधा में पड़ गया। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ का चेहरा राख की तरह हो गया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्या करे। अंतिम फैसला उसके हाथ में था, लेकिन अब सभी दर्शक शिवम से प्रभावित थे। अगर वो अनिरुद्ध का पक्ष लेना चाहता था तो उसे कोई अच्छा बहाना ढूंढना पड़ता। वेन्यू में सन्नाटा छा गया और अनगिनत नजरें सिद्धार्थ पर थीं। सिद्धार्थ ने दांत पीसे और कहा, मुझे लगता है कि चैंपियन अनिरुद्ध होना चाहिए। सब हैरान रह गए। सबने सिद्धार्थ की बेशर्मी पर तंज कसा। किसी ने शिवम की 9 ड्रैगन पिल का प्रभाव नहीं देखा। कौन जानता है कि ये असली है या नकली? क्या हम सिर्फ उसी के कहने पर भरोसा करेंगे? सिद्धार्थ ने ठंडे लहजे में ठहाका लगाया। हाँ, प्रेसिडेंट सिद्धार्थ, क्या तुम ज्यादा बेइंसाफी नहीं कर रहे? पास में किसी ने कहा। हाँ, तुम बेइंसाफी कर रहे हो। सिद्धार्थ को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठंडे लहजे में ठहाका लगाया और कहा, मैं मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। फैसला मेरे हाथ में है। मैं जिसे कहूंगा वही जीतेगा। छोड़ो। तभी
अनिरुद्ध ने अचानक सिर हिलाया। मैं शिवम का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ इस डैनियुन के आधार पर वो मुझसे कहीं बेहतर है। हार हार है, जिद करने की जरूरत नहीं, अनिरुद्ध ने कहा। अनिरुद्ध के शब्द सुनकर शिवम ने ठहाका लगाया। सिद्धार्थ, तुम्हारा शिष्य तुमसे ज्यादा समझदार है। सिद्धार्थ ने दांत पीसे और जोर से डांटा, बेकार चीज। मैंने कहा कि फैसला मेरे हाथ में है। जो भी नाराज है वो इसे सहन करे। शिवम ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। शिवम ने वाकई नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ इतना बेशर्म होगा। बाकी लोग मन ही मन गाली दे रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। सिद्धार्थ ने ठहाका लगाया। उसने शिवम की ओर देखा और उदासीनता से कहा, देखा, इसे कहते हैं ताकत। कभी कभी ताकत काबिलियत से ज्यादा जरूरी होती है। क्या ऐसा है सिद्धार्थ? क्या तुम वाकई सोचते हो कि कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता? तभी दरवाजे से एक आवाज आई। मुड़ने पर उन्होंने देखा कि दो लोग सरकारी कपड़ों में अंदर आए। सिद्धार्थ ने भौहें सिकुड़ी और कहा, तुम लोग कौन हो? इन दोनों ने एक एक करके अपने बैज निकाले और कहा, हम एसोसिएशन से हैं। ऊपरी अधिकारियों की जांच के बाद तुम्हारी मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की स्थिति रद्द कर दी गई है। शिवम तुम्हारी जगह लेगा। ये सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा तुरंत बहुत खराब हो गया। ये कैसे मुमकिन है? वो तो बस एक ढोंगी है, उसे प्रेसिडेंट बनने की क्या काबिलियत है? सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा, ये ऊपरी अधिकारियों का फैसला है। अगर तुम नाराज हो तो डायरेक्टर से खुद जाकर मिलो। दूसरा व्यक्ति ठंडे लहजे में ठहाका लगाकर बोला। तभी कुछ और लोग दरवाजे से अंदर आए। ये लोग और भी सीधे थे। वो सिद्धार्थ के सामने गए, एक दस्तावेज निकाला और बोले, सिद्धार्थ, तुम पर कई अपराधों का शक है। मैं अब घोषणा करता हूं कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सिद्धार्थ ठिठक गया। क्या उसे वाकई गिरफ्तार किया जा रहा था? कुछ लोग आगे आए और सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। लेकिन तभी सिद्धार्थ चिल्लाया, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूं, मुझे उसे फोन करने दो। वे लोग जल्दी में नहीं थे। उन्होंने तुरंत किनारे खड़े होकर सहमति में सिर हिलाया। तुम फोन कर सकते हो। सिद्धार्थ ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा, मिस्टर फोंग, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे लोग मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए हैं? मिस्टर फोंग नाम के शख्स ने ठंडी हंसी हंसी। तुमने कानून तोड़ा है। अगर तुम्हें नहीं पकड़ा तो और किसे? सिद्धार्थ का चेहरा फिर से बदल गया। उसने कुछ घबराते हुए कहा, मिस्टर फोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब, हाँ, सिद्धार्थ, तुम्हारा खेल खत्म। इतना कहकर मिस्टर फोंग ने फोन काट दिया। सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर निराशा ने घेर लिया। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह धप्पा से जमीन पर गिर पड़ा। वे लोग कुछ नहीं बोले। वे आगे आए, सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गए। इस अचानक बदलाव से पूरा माहौल शांत हो गया। जो अध्यक्ष अभी कुछ देर पहले तक ऊंचे आसमान पर था, वह अब अपराधी बन चुका था। ये सब देखकर लोग हैरान रह गए। तभी भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के कुछ लोग शिवम के सामने आए। मिस्टर शिवम, ऊपर वालों ने फैसला किया है कि तुम भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनोगे, उन लोगों ने कहा। शिवम ने सिर खुजलाया और बोला, क्या मैं भारतीय मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं बन सकता? ये सुनकर वे लोग हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कई लोग इस पद के लिए जान जोखिम में डालते हैं और तुम मना कर रहे हो। शिवम ने लाचार होकर कहा, मुझे आजादी पसंद है। मैं सचमुच किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। मिस्टर शिवम, तुम्हें ये बात हमारे डायरेक्टर से कहनी होगी। हम तो सिर्फ मैसेज पहुंचाने वाले हैं, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। ये कहकर वे वहां से चले गए। मिस्टर शिवम, बधाई हो, तुम नए अध्यक्ष बन गए। क्या अब हम तुम्हें प्रेसिडेंट शिवम कहें? प्रेसिडेंट शिवम, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर कुछ चाहिए हो तो बस बता देना। ढेर सारे लोग शिवम की चापलूसी करने दौड़े आए और उनका रवैया बेहद नम्र था। ये साफ था कि शिवम ने इस अध्यक्ष पद की ताकत को कम करके आंका था। भले ही वह किसी सरकारी संगठन से नहीं जुड़ा था, फिर भी उसके पास काफी ताकत थी। फिर शिवम मेजबान के साथ बैक स्टेज चला गया। बैक स्टेज पर एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। शिवम ने बेसब्री से डिब्बा लिया। उसे खोलते ही उसमें 100 साल पुरानी जड़ी बूटी दिखी। क्या जबरदस्त हर्बल खुशबू है। शिवम ने गहरी सांस ली और थोड़ा खुश हो गया। इस 100 साल पुरानी जड़ी बूटी के साथ वह शायद आध्यात्मिक मंडल के दूसरे स्तर तक पहुंच सकता था। हालांकि आध्यात्मिक मंडल कल्टीवेशन का आधार था, लेकिन ये सबसे अहम कदम था। जैसे घर बनाने में नींव होती है, वैसे ही आध्यात्मिक मंडल नींव रखता है। अगर इस कदम को सही से नहीं समझा तो भविष्य में कल्टीवेशन का रास्ता बेहद मुश्किल हो सकता था। 100 साल पुरानी जड़ी बूटी से एक आधार गोली बनाई जा सकती है, शिवम ने मन ही मन सोचा। हालांकि आधार गोली ऊर्जावती गोली की तरह नहीं थी, जो एक स्तर आगे बढ़ाने में मदद करती। इसके उलट आधार गोली का असर हर किसी पर अलग होता था। कुछ लोग एक गोली से कई स्तर आगे बढ़ जाते थे, जबकि कुछ लोग कई गोलियां खाने के बाद भी एक स्तर आगे नहीं बढ़ पाते। जड़ी बूटी लेने के बाद शिवम वहां से जाने की तैयारी करने लगा।
जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात अनिरुद्ध से हुई। अनिरुद्ध का चेहरा उदास और हिचकिचाहट भरा था। वह दरवाजे पर खड़ा था, मुठियां भिंचे हुए, और चेहरे पर कुछ अनिच्छा दिख रही थी। तुम में बहुत संभावनाएं हैं, शिवम ने पीछे से कहा। अनिरुद्ध अचानक पलटा और शिवम को ठंडी नजरों से देखा। शिवम ने आगे कहा, काश तुमने गलत गुरु न चुना होता। मेरे शिष्य बनने का क्या ख्याल है? अनिरुद्ध ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारा शिष्य बनूं? सपने में? सुनो, मैं कल से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। मैं देश के टॉप फार्मासिस्ट से मिलूंगा। देर सबेर मेरी उपलब्धियां तुमसे कहीं आगे होंगी। शिवम को इसकी परवाह नहीं थी। उसने हाथ फैलाए और बोला, तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे भी शिवम मजाक कर रहा था, वह उसे सचमुच शिष्य बनाने वाला नहीं था। इसके बाद शिवम और मिस्टर ललन होटल लौट गए। होटल वापस जाते समय मिस्टर ललन बहुत उत्साहित थे। मिस्टर शिवम, मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि तुम्हारी कीमिया की उपलब्धियां इतनी शानदार होंगी। मिस्टर ललन ने दिल से तारीफ की। शिवम ने भी सिर हिलाया और बोला, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था। शिवम को आध्यात्मिक आग का स्तर बिल्कुल नहीं पता था। होटल पहुंचने के बाद शिवम बहुत थक गया था। उस दिन शिवम से मिलने वालों का तांता लगा रहा। इनमें कई रईस परिवार, मार्शल आर्ट्स के जानकार और 9 ड्रैगन गोली खरीदने की चाह रखने वाले लोग शामिल थे। शिवम ने थोड़ा सोचकर मिस्टर ललन से कहा, मिस्टर ललन, मैं ये 9 ड्रैगन गोली तुम्हें देता हूँ। अगर कोई इसे लेना चाहे तो 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों के बदले ले सकता है। मिस्टर ललन बहुत खुश हुए। उन्होंने 9 ड्रैगन गोली ली और बार बार सिर हिलाया। मिस्टर शिवम, तुम्हारे भरोसे के लिए शुक्रिया। शिवम बहुत थक चुका था, जम्हाई ले रहा था। पिछले कुछ दिनों में शिवम बहुत थक गया था। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम हो चुकी थी और इसे जल्दी ठीक करना मुश्किल था। मिस्टर शिवम, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, मिस्टर ललन ने दुखी होकर कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसी का इंतजार? मिस्टर ललन हैरान हुए। किसका? सांता, शिवम ने गहरी आवाज में कहा। शिवम को सांता पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे यकीन भी नहीं था कि सांता अश्वगंधा देगा या नहीं। दूसरी तरफ सांता भी इंतजार कर रहा था। पूरा दिन वह बाहर नहीं गया। वह आंगन में बैठकर चुपचाप इंतजार करता रहा। अगर शिवम खुद आकर मांगता तो सांता उसे अश्वगंधा दे देता, लेकिन अगर शिवम नहीं आता तो सांता अश्वगंधा नहीं देता। यह एक टेस्ट था। आखिरकार 200 साल पुराना अश्वगंधा था। कोई इसे मुफ्त में देने को तैयार नहीं होता। समय बीतता गया और देखते देखते रात हो गई। लगता है सांता नहीं आएगा, शिवम खिड़की के पास खड़ा होकर बुदबुदाया। उधर सांता ठंडी हंसी हंस रहा था। मैं सही था, शिवम आने की हिम्मत नहीं करेगा। बिना संत शरीर तकनीक के उसे डर है कि वह मेरे हाथों मर जाएगा। उसके बोलते ही एक नौजवान बाहर से भागता हुआ आया। सर, नौजवान चिल्लाते हुए आया। सांता ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? नौजवान ने उत्साह से कहा, सर, अच्छा हुआ तुमने शिवम से दुश्मनी नहीं की, वरना सचमुच मुसीबत हो जाती। सांता ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? नौजवान ने हैरानी से कहा, सर, क्या तुम्हें नहीं पता? शिवम ने आज मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में तहलका मचा दिया। सांता की भौहें और सिकुड़ गईं। उसने नौजवान को आगे बोलने का इशारा किया। नौजवान ने उत्साह से कहा, शिवम ने न सिर्फ आध्यात्मिक आग जलाई बल्कि नीली आध्यात्मिक आग जलाई। और आज मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में उसने संजीवनी मेघ भी पैदा किया। वो संजीवनी मेघ है, भगवान के लिए। मैंने इसके बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थी, कभी देखा नहीं। कितना कमाल है। सिर्फ ये कीमिया तकनीक ही सभी बड़े परिवारों को उसकी कद्र करने के लिए काफी है। ये सुनकर सांता अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, क्या तुमने जो कहा वो सच है? नौजवान ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सच। पूरी प्रांतीय राजधानी में इसकी चर्चा है। देखो, इंटरनेट पर वीडियो भी हैं। ये कहकर नौजवान ने फोन सांता को थमा दिया। सांता ने फोन लिया और स्क्रीन को घूरने लगा। स्क्रीन पर शिवम के गोली बनाने का दृश्य था। जब उसने शिवम के हाथ में नीली आध्यात्मिक आग और आकाश में संजीवनी मेघ देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। जल्दी मेरा अश्वगंधा लाओ, मुझे तुरंत शिवम के पास ले चलो, सांता ने घबराते हुए कहा। एक साधारण अश्वगंधा की कीमत क्या थी अगर इससे इतने असाधारण कीमियागर से दोस्ती हो सकती थी। आखिरकार कीमियागरों के हाथों में एक ही जड़ी बूटी का असर साधारण मार्शल आर्टिस्ट्स की तुलना में कहीं ज्यादा होता था। इस समय शिवम अभी भी सांता का इंतजार कर रहा था। उसने फोन देखा तो रात के 11 बज चुके थे। लगता है वह नहीं आएगा। शिवम का चेहरा कुछ उदास था। शिवम को ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो अपने वादे तोड़ते थे। अब मुझे आराम करना चाहिए, शिवम ने खींचकर जम्हाई ली। तभी सांता की गाड़ी नीचे रुकी। फिर सांता जल्दी जल्दी ऊपर भागता हुआ आया। सांता ने अश्वगंधा शिवम को आदरपूर्वक थमाया। मिस्टर शिवम, माफ करना, आज मुझे कुछ देर हो गई इसलिए थोड़ा लेट हो गया, सांता ने माफी मांगते हुए कहा।
शिवम ने सांता की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम्हें सचमुच देर हुई या तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे? सांता का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, मिस्टर शिवम, मुझे सचमुच कुछ काम था, वरना मैं इसे पहले हिला देता। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन सच सबको पता था। शिवम ने उसे बेनकाब नहीं किया। उसने अश्वगंधा लिया और सिर हिलाया। शुक्रिया सांता। सांता ने हाथ जोड़े और बोला, मिस्टर शिवम, तुम मजाक कर रहे हो? ये तो तुम्हारा ही था। शिवम ने हल्का सा सिर हिलाया। सांता बहुत समझदार था। वह ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी ही होटल से चला गया। सांता को सचमुच फायदा नुकसान तौलना आता है, शिवम ने अश्वगंधा के साथ खेलते हुए हंसकर कहा। लेकिन ये अश्वगंधा मिलना फायदे का सौदा है। अश्वगंधा को देखकर शिवम थोड़ा उत्साहित था। अश्वगंधा को रखने के बाद शिवम बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही नींद ने उसे घेर लिया। पिछले कुछ दिनों की थकान इस पल में छूटी और शिवम जल्दी ही सो गया। अगले दिन नौ ड्रैगन गोली के लिए लोगों का आना जाना जारी रहा। कई बड़े अधिकारी और रईस एक के बाद एक आए। उन्होंने इस नौ ड्रैगन गोली के लिए मोटी रकम की पेशकश की। मिस्टर ललन ने उन्हें विनम्रता से जवाब दिया और शिवम का इरादा बताया। मिस्टर शिवम ने कहा है कि यह 9 ड्रैगन गोली बिक्री के लिए नहीं है। अगर तुम इसे चाहते हो तो 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों के बदले ले सकते हो, मिस्टर ललन ने विनम्रता से कहा। ये सुनकर सभी थोड़ा अजीब महसूस करने लगे। 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां सड़क किनारे की गोभी की तरह नहीं थीं। इन अमीर लोगों के लिए भी इन्हें हासिल करना आसान नहीं था। ऐसे ही 2 दिन बाद भी लोग गोली मांगने आते रहे, लेकिन किसी ने 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां नहीं दी। 3 दिन बाद शिवम अभी भी नहीं जागा था। मिस्टर ललन ने शिवम के कमरे की तरफ देखा और आह भरी। मिस्टर शिवम पूरे 5 दिन सोए, फिर भी नहीं जागे। कहीं वे मर तो नहीं गए? ये सोचकर मिस्टर ललन चुपके से कमरे में गया और जांचा। ये देखकर कि शिवम अभी भी जिंदा थे, मिस्टर ललन ने राहत की सांस ली। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मिस्टर ललन ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक महंगे सूट में एक नौजवान दिखा। इस नौजवान के साथ 2 बॉडीगार्ड थे। सुना है तुम्हारे पास 9 ड्रैगन गोली है, नौजवान ने अंदर आते ही सीधे कहा। मिस्टर ललन ने विनम्रता से कहा, हाँ, लेकिन इसे 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों के बदले लेना होगा। नौजवान ने सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाया और बॉडीगार्ड ने तुरंत एक डिब्बा थमाया। ये 100 साल पुराना अश्वगंधा है। क्या ये 9 ड्रैगन गोली के बदले चलेगा? नौजवान ने पूछा। मिस्टर ललन ने जल्दी से कहा, बिल्कुल, लेकिन मुझे पहले इसे जांचना होगा। ये कहकर मिस्टर ललन ने अश्वगंधा लिया और ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद मिस्टर ललन ने भौहें सिकुड़ी। उसने सिर उठाकर नौजवान को देखा और बोला, ये 100 साल पुराना अश्वगंधा नहीं लगता। ये तो साधारण जड़ी बूटी है। ये सुनकर नौजवान ने हैरानी का नाटक किया और बोला, नहीं हो सकता, मैं तो 100 साल पुराना अश्वगंधा लाया था। मिस्टर ललन ने लाचार होकर कहा, तुम्हें किसी ने ठग लिया। नौजवान ने ठंडी हंसी हंसी मिस्टर ललन के हाथ में अश्वगंधा की तरफ इशारा किया और बोला, तुमने इसे चुपके से बदल लिया। मैं 100 साल पुराना अश्वगंधा लाया था। मिस्टर ललन का चेहरा बदल गया और उसे तुरंत समझ आ गया। ये नौजवान साफ तौर पर अश्वगंधा छीनना चाहता था। बकवास मत करो। मिस्टर ललन ने अश्वगंधा वापस नौजवान को लौटाया। लेकिन नौजवान ने हंसी और कहा, यह साफ था कि तुम 100 साल पुराना अश्वगंधा लेना चाहते थे, इसलिए तुमने इसे बदलकर शिवम को ठगने की कोशिश की और मुझ पर इल्जाम लगाया। मिस्टर ललन गुस्से से तिलमिला उठा। वह खड़ा हुआ और बोला, तुम कैसे झूठ बोल सकते हो? नौजवान ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें क्या लगता है शिवम तुम पर भरोसा करेगा या मुझ पर? सुनो, मैं ये 9 ड्रैगन गोली ले लूंगा। ये कहकर नौजवान ने हाथ लहराया और उसके पीछे के 2 बॉडीगार्ड ने तुरंत आगे बढ़कर मिस्टर ललन को टेबल पर दबा दिया। फिर बॉडीगार्ड ने 9 ड्रैगन गोली छीन ली। यंग मास्टर, बॉडीगार्ड ने 9 ड्रैगन गोली नौजवान को थमाई। नौजवान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उसने 9 ड्रैगन गोली रख ली और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैं ये 9 ड्रैगन गोली ले रहा हूँ। अब तुम शिवम को कैसे समझाओगे? ये तुम्हारी समस्या है। मिस्टर ललन ने दांत पीसे और बोला, जब मिस्टर शिवम जागेंगे वे तुम्हें बख्शेंगे नहीं। नौजवान जोर से हंसा और बोला, मुझे बख्शेंगे नहीं? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अरोड़ा परिवार का उमेश हूँ। अगर शिवम समझदार है तो वह इस गोली के लिए मुझसे पंगा नहीं लेगा। ये कहकर उमेश पलटकर चला गया। मिस्टर ललन का चेहरा बहुत खराब हो गया। उसने अरोड़ा परिवार के बारे में सुना था। वे पुणे का सबसे बड़ा रईस परिवार था। वे पहले के ठक्कर परिवार से कई गुना ताकतवर थे। मिस्टर ललन असमंजस में था। तभी फिर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने जॉर्डी था। जॉर्डी ने मिस्टर ललन को हाथ जोड़े और कहा, मिस्टर ललन, मिस्टर शिवम कहाँ हैं? मिस्टर ललन ने उदास होकर कहा, वे सो रहे हैं। जॉर्डी ने भौहें सिकोड़ी और बोला, मिस्टर ललन, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो?
मिस्टर ललन ने मुस्कुराने की कोशिश की और जॉर्डी को सारी बात बता दी। उमेश, ये नाम सुनकर जॉर्डी ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। जॉर्डी के चेहरे पर गंभीरता छा गई, लेकिन मिस्टर ललन को इसका अंदाजा नहीं था। वह अभी भी गुस्से में बोला, जब मिस्टर शिवम जागेंगे वे जरूर इंसाफ करेंगे। लेकिन जॉर्डी ने सिर हिलाया। उसने मिस्टर ललन को गंभीर नजरों से देखा और बोला, बेहतर होगा कि तुम उन्हें इस बारे में न बताओ। मिस्टर ललन हैरान हो गया और बोला, क्यों? जॉर्डी ने गहरी आवाज में कहा, अरोड़ा परिवार पुणे का सबसे ताकतवर परिवार है। उनकी ताकत पुणे के सभी परिवारों से कहीं ज्यादा है। वे वहां के बादशाह हैं। अगर मिस्टर शिवम को पता चला तो क्या तुम्हें लगता है कि वह इसे यूं ही छोड़ देंगे? अगर टकराव हुआ तो शायद उनकी जान भी जा सकती है। जॉर्डी ने मिस्टर ललन से पूछा। मिस्टर ललन का चेहरा और खराब हो गया। वह जानता था कि अरोड़ा परिवार साधारण नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जॉर्डी भी उनसे इतना डरता है। तो अब क्या करें? 9 ड्रैगन गोली तो वे ले गए। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मिस्टर ललन असमंजस में था। जॉर्डी ने आह भरी। उसने मिस्टर ललन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मिस्टर ललन, अगर तुम नहीं चाहते कि शिवम को कुछ हो तो तुम खुद इसका जिम्मा ले लो। हालांकि उसने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन उसका इरादा साफ था। फिर जॉर्डी ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर ललन वहां बैठकर गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर ललन ने लंबी आह भरी। मैं यंग मास्टर जॉर्डी की बात मानूंगा, मिस्टर ललन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। समय बीतता गया और शिवम अभी भी नहीं जागा था। हर दिन गोली मांगने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन मिस्टर ललन ने सबको मना कर दिया। 2 दिन बाद शिवम आखिरकार नींद से जागा। उसने अपने शरीर को खींचा और पूरी तरह तरोताजा महसूस किया। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची। अपने शरीर में भरी हुई ऊर्जा को महसूस करके शिवम ने राहत की सांस ली। मेरी शारीरिक ताकत आखिरकार पूरी तरह ठीक हो गई, शिवम ने मन ही मन सोचा। फिर वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। दोपहर का समय था। मिस्टर ललन ने शिवम को देखते ही जल्दी से आगे बढ़कर स्वागत किया। मिस्टर शिवम, तुम जाग गए। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर ललन, मैं कितने दिन सोया? मिस्टर ललन ने उंगलियों पर गिनकर कहा, बिल्कुल 1 हफ्ता। इतना लंबा? शिवम हैरान हो गया। मिस्टर ललन ने शिवम के लिए चाय बनाई और बोला, हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतना लंबा सोओगे। कई दिन बिना खाए पिए रहने के बाद शिवम को भूख और प्यास महसूस हो रही थी। इसलिए नहा धोकर शिवम मिस्टर ललन को लेकर एक रेस्तरां गया। शिवम ने खाना भूखे शेर की तरह खाया। खाना कम से कम 3 घंटे तक चला। पेट भरने के बाद शिवम ने यूं ही पूछा, मिस्टर ललन, हाल में शायद मेरे पास ढेर सारे लोग आए होंगे। मिस्टर ललन का चेहरा हल्का सा बदल गया। थोड़ा रुककर वह बोला, हाँ, लगभग हर दिन लोग मिलने आते थे। कुछ गोली चाहते थे, कुछ तुम्हें दावत पर बुलाना चाहते थे। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, जैसा मैंने सोचा था। 9 ड्रैगन गोली बिकी। मिस्टर ललन थोड़ा असहज हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं। शिवम को इसकी परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये तो स्वाभाविक है। आखिर 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। नहीं। मिस्टर ललन ने सिर उठाकर शिवम को देखा। शिवम हैरान हो गया और बोला, नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मिस्टर ललन ने चेहरा लाल करते हुए कहा, मैंने 9 ड्रैगन गोली खा ली। मुझे हाल में कुछ तकलीफ हो रही थी तो मैंने इसे खा लिया। ये कहकर मिस्टर ललन जल्दी से खड़ा हुआ, झुका और बोला, मिस्टर शिवम, मैं इस गोली को खरीद लूंगा। मेरी सैलरी से काट लेना। शिवम ने मिस्टर ललन को घूरा और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। वह जितना चुप रहा, मिस्टर ललन उतना ही घबराया। मिस्टर ललन, तुम इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? शिवम ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें तकलीफ थी तो मैं तुम्हें 9 ड्रैगन गोली दे देता, शिवम ने मुंह पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। मिस्टर ललन हैरान रह गया। उसने सिर उठाकर शिवम को देखा और भावुक हो गया। मिस्टर शिवम, क्या तुम सच कह रहे हो? मिस्टर ललन को यकीन नहीं हो रहा था। वह 9 ड्रैगन गोली थी। कौन जाने कितने रईस परिवार इसे मोटी रकम देकर खरीदना चाहते थे, लेकिन शिवम इसे उसे देने को तैयार था। बिल्कुल, ये तो बस एक 9 ड्रैगन गोली है, शिवम ने हाथ हिलाकर कहा। थैंक यू, मिस्टर शिवम, मिस्टर ललन ने आदर से झुककर कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब वापस चलने का समय है। इतना आराम करने के बाद अब काम शुरू करने का वक्त है। दोनों होटल लौट आए, लेकिन शिवम को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि जब मिस्टर ललन बोल रहे थे उनकी आंखें इधर उधर देख रही थीं, जैसे कुछ छिपा रहे हों। बेशक शिवम ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि शायद मिस्टर ललन को इस बात का अपराध बोध है। होटल लौटने के बाद शिवम ने मिस्टर ललन को देखा और बोला, मिस्टर ललन, मैं शायद कुछ दिन व्यस्त रहूंगा। कोई भी मुझसे मिलने आए मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मिस्टर ललन ने झुककर कहा, जी मिस्टर शिवम। फिर शिवम अपने कमरे में लौट गया और दरवाजा बंद कर लिया।
उसने 2 अश्वगंधा निकाले, एक 100 साल पुराना था और दूसरा 200 साल पुराना। इन 2 अश्वगंधा से मैं कम से कम 3 आधार गोलियां बना सकता हूं, शिवम ने मन ही मन सोचा। कितनी गोलियां बनेंगी, ये गोली बनाने की विधि पर निर्भर करता था। जितनी कुशल विधि उतनी ज्यादा गोलियां। शिवम ने दोनों अश्वगंधा को ठीक से रखा, फिर आध्यात्मिक आग को नियंत्रित करके आधार गोली बनाने लगा। पिछली मेडिसिन कॉन्फ्रेंस के बाद शिवम का आध्यात्मिक आग पर नियंत्रण काफी बेहतर हो गया था। आध्यात्मिक आग के सहारे शिवम ने सिर्फ एक रात में आधार गोली बना ली। आधार गोली एक बेसिक गोली थी, इसलिए इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत ज्यादा नहीं थी। सुबह होते होते शिवम के सामने कुल 8 आधार गोलियां थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग नीली आध्यात्मिक आग से इतने हैरान थे। इसका असर कल्पना से परे है। शिवम ने सामने की 8 आधार गोलियों को देखकर मन ही मन सोचा, 8 आधार गोलियां मुझे कम से कम आध्यात्मिक मंडल के तीसरे स्तर तक पहुंचा सकती हैं। शिवम ने ठुड्डी छूते हुए अनुमान लगाया। बिना ज्यादा सोचे शिवम ने जल्दी से कुछ गोलियां निगल लीं। थोड़ी देर बाद शिवम को लगा कि उसका दंतियन विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा एक छोटी नदी की तरह थी, जो दंतियन को केंद्र बनाकर उसके शरीर के विभिन्न एक्यूपॉइंट्स की ओर दौड़ रही थी। शिवम ने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हुए आंखें बंद कर लीं। पूरा दिन शिवम कमरे से बाहर नहीं निकला। ये 8 आधार गोलियां शिवम के शरीर में जल्दी पच गईं, लेकिन हैरानी की बात थी कि शिवम एक स्तर भी आगे नहीं बढ़ा। आखिरी आधार गोली पचने तक शिवम को लगा कि वह आध्यात्मिक मंडल के दूसरे स्तर पर पहुंचने की कगार पर है। शिवम के शरीर के चारों ओर ऊर्जा की लहरें घूमने लगीं। शिवम ने आंखें बंद की और आध्यात्मिक मंडल के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर अचानक हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठा और यह रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी, जैसे दिन का उजाला हो। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स में राय दें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई या नहीं। इससे हमें इस कहानी को अपने चैनल पर जारी रखने में मदद मिलेगी।